हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस कॉमर्स क्लासेस में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12 इकोनॉमिक्स से चैप्टर नंबर 5 को करने वाले हैं। और इस चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, सिर्फ हम लोग उसी को करने वाले हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 4 तक जो भी VBI क्वेश्चन बनता है वो क्लियर कर लिया था। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर देख लें। तो चलिए वीडियो को अच्छी तरह से समझने के लिए एकदम बने रहिएगा अंत तक। देखिए, चैप्टर नंबर ये 5 है, मांग की कीमत लोच। मांग की कीमत लोच। देखिए, इसमें जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मांग की कीमत लोच क्या है। सबसे पहला प्रश्न है कि मांग की कीमत लोच क्या है। तो इसका आंसर है, मांग की कीमत लोच किसी वस्तु की कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन। मांग की लोच किसी वस्तु की कीमत में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन, यानी किसी वस्तु का कीमत कितना प्रतिशत बढ़ गया, कितना प्रतिशत घट गया, ठीक है। और उस वस्तु की मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात को, उस वस्तु की मांग में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात को क्या कहेंगे? मांग की लोच कहेंगे, ठीक है। मांग की कीमत लोच कहेंगे। मांग की कीमत लोच किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु का कीमत में होने वाला किसी वस्तु का कीमत में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है, यानी किसी वस्तु का कीमत जितना प्रतिशत घट जाता है, इतना प्रतिशत बढ़ जाता है, ठीक है। और उस वस्तु का मांग में जो होने वाला प्रतिशत होता है परिवर्तन, दोनों का जो अनुपात होगा उसको बोलेंगे मांग का कीमत परिवर्तन। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए, मांग की लोच बराबर, एक फॉर्मूला आपको लिख देना है परिभाषा के नीचे। मांग की लोच बराबर मांगी गई मात्रा बटे मांगी गई मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन। मांग की लोच बराबर मांगी गई मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन बटे में, देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या है, बटे मांग में अनुपातिक परिवर्तन। तो मांग की लोच बराबर एक फॉर्मूला भी आपको लिख देना है परिभाषा के नीचे। मांग की लोच बराबर मांगी गई मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत में अनुपातिक परिवर्तन, इतना आपको लिखना है, ठीक है। ये 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग समझते हैं कि मांग का नियम और मांग की लोच में अंतर बताएं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं कि मांग की नियम और मांग की लोच, इन दोनों में अंतर क्या है, ठीक। तो आप चाहे तो इस तरह से कॉलम बना करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक तरफ मांग का नियम और एक तरफ मांग का लोच लिख करके, ठीक। चाहे तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं जैसे लिखा हुआ है। सबसे पहले आपको आंसर में लिख देना है कि मांग का नियम या मांग का लोच निम्न है, यहाँ लिख देना, ठीक है। उसके बाद लिखना 1 नंबर। देखिए 1 नंबर में अंतर क्या है, मांग का नियम और मांग का लोच में दोनों में अंतर बताना है। तो मांग का नियम एक गुणात्मक कथन है। सबसे पहला लिखेंगे कि मांग का नियम जो है वो गुणात्मक कथन है, और यानी कि जबकि मांग की लोच क्या है, मात्रात्मक कथन है। तो मांग का नियम गुणात्मक कथन है और दूसरा मांग का जो लोच है वो मात्रात्मक कथन है। ये दोनों में सबसे पहला अंतर हुआ। आपको अगर पूछे कि मांग का नियम और मांग का लोच में अंतर बताए, तो सबसे पहला अंतर क्या समझे कि मांग का नियम जो है एक गुणात्मक कथन है। कथन के आधार पर अंतर लिख दें। अगर अंतर का आधार लिखना चाहते हैं तो कथन के आधार पर लिख सकते हैं कि मांग का जो नियम है एक गुणात्मक कथन है और जो मांग की लोच है वो मात्रात्मक कथन है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। मांग का नियम सामान्य दशा में कीमत और मांग के बीच ऋणात्मक संबंध बतलाता है। मांग का नियम सामान्य दशा में कीमत और मांग के बीच ऋणात्मक संबंध दर्शाता है। इसका मतलब ये हुआ, अगर किसी वस्तु का प्राइस घटता है, कीमत घटता है, तो उसका मांग क्या हुआ, बढ़ जाएगा। और यदि किसी वस्तु का दाम बढ़ता है, यानी कि प्राइस बढ़ता है, तो उस वस्तु का कीमत क्या होगा, घटेगा। यानी कि मांग का नियम यह बताता है कि अगर अन्य बातें समान रहे तो क्या होगा कि कीमत और मांग के बीच जो है ना ऋणात्मक संबंध होगा, ठीक है। चलिए, जबकि मांग की लोच धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संबंध दिखाते हैं। याद रखिएगा, मांग का नियम सामान्य दशा में केवल ऋणात्मक संबंध बताता है, जबकि मांग का लोच क्या दिखाता है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों। तो इसमें अंतर का आधार में लिख सकते हैं धनात्मक ऋणात्मक, ठीक है। तो मांग का नियम ऋणात्मक संबंध दिखाएगा और मांग का लोच क्या, धनात्मक ऋणात्मक दोनों। चलिए उसके बाद थर्ड पॉइंट को समझते हैं। देखिए तीसरा है, मांग का नियम केवल
कीमत और मांग के संबंध को स्पष्ट करता है। मांग का नियम जो है केवल कीमत और मांग के बीच जो संबंध होता है उन्हीं को केवल स्पष्ट करता है, जबकि मांग की लोच द्वारा आय संबंधी वस्तुओं को भी मापना संभव है। ठीक है, मांग का नियम केवल मांग और कीमत के बीच ही संबंध बताएगा। मांग का नियम केवल मांग और कीमत के बीच संबंध बनाता है, जबकि मांग का जो लोच होता है आय संबंधी वस्तुओं को मांग को भी आय संबंधित वस्तुओं की मांग को भी बताता है। ठीक है, स्पष्ट करता है, लिख सकते हैं या मापता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मांग की लोच की श्रेणियां बताएं। मांग की लोच की श्रेणियां बताएं, ये आपको ऑब्जेक्टिव के लिए भी याद रखना है, ये सब खास करके। ठीक है, इसको समझना है। देखिए क्वेश्चन है कि मांग की लोच की श्रेणियां बताएं, तो इसका आंसर है मांग की लोच की श्रेणियां 5 श्रेणियां होती है जो निम्न है। ठीक है, पहला हो गया सापेक्षतः लोचदार मांग। सापेक्षतः लोचदार मांग, और सापेक्षतः लोचदार मांग को ई ग्रेटर देन 1 से सूचित करते हैं। सापेक्षतः लोचदार मांग को कैसे सूचित करेंगे? ई बड़ा 1। ठीक है, यानी कि ई का मान जो है ना 1 से बड़ा होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट है सापेक्षतः बेलोचदार मांग। सापेक्षतः बेलोचदार मांग में क्या होगा? ई का मान लेस देन होगा, यानी कि ई का मान 1 से छोटा होगा। ठीक, सापेक्षतः सबसे पहले हमने पढ़ा सापेक्षतः लोचदार मांग में ई का मान 1 से बड़ा होगा, और बेलोचदार मांग में क्या होगा? ई का मान 1 से छोटा होगा। तीसरा है पूर्ण इकाई लोचदार मांग। यह है पूर्ण इकाई लोचदार मांग। पूर्ण इकाई लोचदार मांग में क्या होगा कि ई इज इक्वल टू 1 होगा, यानी कि ई का वैल्यू 1 के बराबर होगा। चौथा है पूर्ण लोचदार मांग। पूर्ण लोचदार मांग, सॉरी इससे पहले थोड़ा सुधार कीजिएगा, ये पूर्ण नहीं काटा हुआ है, केवल इकाई लोचदार मांग। इकाई लोचदार मांग में क्या होगा? ई इज इक्वल टू। अगला है पूर्ण बेलोचदार मांग। पूर्ण बेलोचदार मांग में क्या होता है? ई जो है ना 0 के बराबर होता है। पूर्ण लोचदार मांग में क्या होता है? ई बराबर नहीं, अपरिभाषित। ठीक, चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं, अब इसी का हम लोग डिटेल्स में समझते हैं, सबका परिभाषा समझते हैं एक एक करके, क्योंकि ये सब एग्जाम में आपका सिंगल 2 मार्क्स का पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट इसमें जैसे कि हमने पढ़ा सापेक्षतः लोचदार मांग। ये सापेक्षतः लोचदार मांग क्या होता है? तो जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के कारण उसकी मांग अधिक अनुपात में परिवर्तन हो जाए। जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर उसकी मांग के अधिक अनुपात में परिवर्तन हो जाए, तब ऐसी वस्तु को सापेक्षतः लोचदार मांग कहते हैं। ठीक, चलिए उसके बाद इसको हम लोग सूचित करते हैं ई बड़ा ई 1, यानी कि ई का मान ई ग्रेटर देन, इसको पढ़ेंगे ग्रेटर देन, ई ग्रेटर देन 1 इज इक्वल टू, ये वाला पढ़ेंगे त्रिभुज टाइप का है, इसको डेल्टा कहते हैं, डेल्टा क्यू बाई क्यू। ठीक, इसमें डेल्टा क्यू बाई क्यू ग्रेटर देन डेल्टा पी बाई पी। ठीक, और इसको हम लोग डेल्टा से सूचित करते हैं। सापेक्षतः लोचदार मांग में क्या होगा? ई ग्रेटर देन 1 इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई क्यू ग्रेटर देन डेल्टा पी बाई बी। ठीक, चलिए अगला है दूसरा पॉइंट सापेक्षतः बेलोचदार मांग। अभी हमने पढ़ा था सापेक्षतः बेलोचदार मांग को। तो सापेक्षतः बेलोचदार मांग क्या है? तो जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के कारण उसकी मांग में, यानी कि उसकी मांग अनुपातिक परिवर्तन हो जाए। जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर उसकी मांग कम अनुपातिक परिवर्तन हो, तब ऐसी वस्तु को सापेक्षतः बेलोचदार मांग कहते हैं। इसे सूचित करते हैं ई लेस देन 1 इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई क्यू
लेस देन डेल्टा पी बाई पी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है, तीसरा पॉइंट है इकाई लोचदार मांग क्या है। तो जब किसी वस्तु की कीमत में, इकाई लोचदार मांग क्या है, अगर ये पूछे क्वेश्चन तो इसका आंसर लिखिएगा, जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण उसके मांग में भी उसी अनुपात में परिवर्तन हो जाए। जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के कारण उसकी मांग में उसी अनुपात में परिवर्तन हो जाए, तब ऐसी वस्तु की मांग को इकाई लोचदार मांग कहते हैं। ठीक है, इकाई लोचदार मांग कहते हैं। E इज टू, इकाई लोचदार मांग को सूचित करेंगे E इज टू 1, ठीक, बराबर डेल्टा क्यू बाई क्यू बराबर डेल्टा पी बाई पी। तो ये सब आपको खास करके ये सब याद रखना, जो भी ये सब बता रहे हैं, ताकि ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ठीक है, जैसे पूछ सकता है कि इकाई लोचदार मांग है या सूत्र है उसका क्या होगा, डेल्टा क्यू बाई क्यू इज टू डेल्टा पी बाई पी, ये सब याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण लोचदार मांग क्या है। तो इसका आंसर है, जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण उनकी मांग में इकाई परिवर्तन नहीं होता है, तब ऐसी मांग को पूर्णतः बेलोचदार मांग कहते हैं। इससे सूचित करते हैं ई बराबर 0 बराबर डेल्टा क्यू बाई क्यू बराबर 0। ठीक, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, पांचवा पॉइंट, पूर्ण लोचदार मांग क्या है। तो जब किसी वस्तु की कीमत में बहुत कम परिवर्तन होने पर अथवा बिल्कुल परिवर्तन ना होने पर भी मांग में अत्यधिक परिवर्तन हो जाता है। जब किसी वस्तु की कीमत में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं होने पर उसका मांग में बहुत ज़्यादा अगर परिवर्तन हो जाए, तब ऐसी वस्तु की मांग को पूर्ण लोचदार मांग कहते हैं। पूर्ण लोचदार मांग किसे कहते हैं, जब किसी वस्तु का कीमत में परिवर्तन नहीं होने पर भी उसका मांग में अगर परिवर्तन हो जाता है तो ऐसी वस्तु को क्या कहेंगे, पूर्ण लोचदार मांग। मतलब मांग में किसी भी प्रकार का कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वस्तु का कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, फिर भी उसका मांग बढ़ने लगा या घटने लगा, तो इसको क्या कहेंगे, पूर्ण लोचदार मांग कहेंगे। ठीक है, चलिए वास्तविक जीवन में किसी भी वस्तु की कीमत पूर्ण लोचदार मांग नहीं होता। वास्तविक जीवन में क्या होता है, ऐसा थोड़ा है कि कोई वस्तु का दाम नहीं बढ़ा ना घटा फिर भी उसका डिमांड बढ़ गया मार्केट में, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ई इज इक्वल टू अपरिभाषित। ठीक है, यानी ई इज इक्वल टू अपरिभाषित बराबर डेल्टा क्यू बाई क्यू बराबर अपरिभाषित। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग की लोच मापने की कौन कौन सी विधि है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मांग की लोच मापने की कौन कौन सी विधि है। तो इसका आंसर है कि मांग की लोच मापने की 3 विधि। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है आप लोगों से कि मांग की लोच को मापने की कितने विधि है। तो याद रखना 3 विधि होते हैं। मांग की लोच को मापने की 3 विधि है। क्या क्या, तो सबसे पहला की प्रतिशत या अनुपातिक विधि। मांग की लोच को या तो हम लोग प्रतिशत में मापेंगे या तो फिर अनुपात में मापेंगे। ठीक, पहला। दूसरा है ज्यामिति या बिंदु विधि, ठीक है, यानी कि ग्राफ वगैरह बना करके। ठीक, दूसरा। तीसरा नंबर है कुल व्यय विधि द्वारा भी हम लोग क्या करते हैं कि मांग की लोच को दिखा सकते हैं, दर्शा सकते हैं। ठीक, चलिए ये 3 विधि याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं मतलब अब इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में समझते हैं कि जो जैसे कि पहला नंबर मांग की लोच का मापने का विधि में 3 विधि पढ़े। पहला प्रतिशत या अनुपातिक विधि। तो प्रतिशत या अनुपातिक विधि क्या होता है, तो इस विधि का प्रतिपादन प्रोफेसर फल्कस महोदय ने किया। प्रतिशत या अनुपातिक विधि का प्रतिपादन किसने किया, तो प्रोफेसर फल्कस महोदय ने किया था। उस शर्त के यानी कि इसके शर्त के अनुसार मांग की लोच का अनुमान लगाने के लिए, मांग में होने वाले अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन को मांग में होने वाले अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन से भाग दिया जाता है। ठीक, जैसे आप यहाँ देखिए ईडी इज इक्वल टू, ईडी मतलब प्रतिशत या अनुपातिक विधि को हम लोग ईडी से सूचित करते हैं। तो ईडी इज इक्वल टू मांग में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन।
मांग में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन। तो प्रतिशत या अनुपातिक विधि से आप क्या समझते हैं? अगर ये ऐसा पूछ दे तो आपको कुछ नहीं, ये सिर्फ फार्मूला याद रखना है। ये अगर फार्मूला आपको याद है तो इसको आप डेफिनेशन बना सकते हैं। कैसे? तो इस तरह से बना देंगे कि मांग में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन तथा कीमत में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात को प्रतिशत या अनुपातिक विधि कहते हैं। ठीक है, नीचे में इसका फॉर्मूला लिख दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। अगला है ज्यामिति या बिंदु विधि क्या होता है? ज्यामिति या बिंदु विधि, जैसे मांग की लोच को हम लोग कैसे दर्शा सकते हैं, लिख सकते हैं? तो ज्यामिति या बिंदु विधि ये क्या होता है? तो उस रीति यानी कि इस रीति में यानी कि इस विधि में मांग वक्र के किसी बिंदु पर, इस विधि में मांग वक्र के किसी बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात करने के लिए उस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है और फिर निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है, जैसे ED बराबर निचला सीमा बटे ऊपरी सीमा, निचला सीमा बटे ऊपरी सीमा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए अगला है कुल व्यय विधि। कुल व्यय विधि द्वारा भी मांग की लोच को हम लोग क्या कर सकते हैं? दर्शा सकते हैं। तो कुल व्यय विधि क्या होता है? तो इस विधि का प्रतिपादन, ठीक है, आप रीति का जगह विधि भी लिख सकते हैं। इस विधि का प्रतिपादन प्रोफेसर मांसल महोदय ने किया। कुल व्यय विधि का प्रतिपादन किसने किया? ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तो प्रोफेसर मांसलर महोदय ने। इस विधि में यह ज्ञात किया जाता है कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन से कुल व्यय में कितना और किस दिशा में परिवर्तन हुआ। कुल व्यय विधि यह बताता है कि किसी वस्तु का कीमत में अगर परिवर्तन हो जाता है तो परिवर्तन होने के कारण कुल व्यय में कितना और किस दिशा में परिवर्तन हुआ। कुल व्यय में कितना और किस दिशा में परिवर्तन हुआ ये बताता है। अब इसका हम लोग फॉर्मूला लिख देंगे। कुल व्यय बराबर वस्तु की कीमत x वस्तु की मांग। कुल व्यय बराबर वस्तु की कीमत x वस्तु की मांग। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। देखिए क्वेश्चन है मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व या घटक। देखिए ये काफ़ी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व या घटक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक, चलिए इसको अच्छी तरह से समझिए। देखिए मांग की लोच प्रभावित करने वाले घटक निम्न है। मांग की लोच को प्रभावित करने वाले घटक निम्न है। सबसे पहला कि वस्तु की प्रकृति पर डिपेंड करेगा। मांग की लोच प्रभावित कैसे होगा? कौन सा वस्तु है, वस्तु पर डिपेंड करता है। इसके अलावा दूसरा है स्थापना की उपलब्धता। तीसरा है वस्तु की वैकल्पिक प्रयोग, वस्तु का किस प्रकार आप उपयोग कर रहे हैं, इससे भी मांग का लोच प्रभावित होता है। ठीक, उसके बाद आय स्तर यानी जो कस्टमर है, जो उपभोक्ता है, उसका इनकम क्या है, इनकम लेवल क्या है। कीमत स्तर यानी कि उस वस्तु का कीमत क्या है। समय अवधि यानी कितना समय अवधि यानी कि टाइम पीरियड भी डिपेंड करता है किसी वस्तु का मांग को प्रभावित करने के लिए। तो ये इस चैप्टर का काफ़ी इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन रहा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और जितने भी स्टूडेंट नए आए हैं इस चैनल में, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल में आपको पूरा सिलेबस क्लास 11 से लेकर पार्ट 8 तक पूरा मिलने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।